इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जानकारी दे डिटेल में। बिल्कुल देखिए नंदिनी, जैसा कि आप कह रही हैं कि जो डिटेल्स में आप बता रही हैं कि तारीखों का ऐलान हो चुका है। जैसा कि आपने कहा कि तैयारियां भाजपा ने रविवार में ही कोर ग्रुप की जो मीटिंग है वो हुई थी, उसमें भी तय कर लिए थे कि कितने कौन से कैंडिडेट हैं वो कहां उतारे जाएंगे। 3 कैंडिडेट्स का पैनल भी है वो भारतीय जनता पार्टी ने तैयार कर लिया है। कांग्रेस के लिए थोड़ी मुश्किलें हैं क्योंकि कांग्रेस ने अपने विधायकों को ही सांसद के चुनाव में उतारा था और ये बहुत सुनहरा मौका है भाजपा के लिए कि अपनी सीटों का अब वो बढ़ावा कर सकेगी, क्योंकि प्रदेश में भाजपा की सरकार है। उपचुनाव में भाजपा की एक सीट खाली हुई है, वो भी उदयपुर की सलुम्बर सीट। अब वहां पर भी भाजपा अपनी बाजी मार सकती है क्या, ये देखने वाली बात होगी। कैंडिडेट्स को लेकर के उत्साहित है ही भाजपा और भाजपा ने पूरी तैयारियां हैं वो कर ली हैं। बिल्कुल, बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीते 2 से 3 दिनों से जो है सरगर्मी बहुत तेज है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली आलाकमान राजस्थान उपचुनाव को लेकर लगातार नजर बनाए हुए है। और राजीव हमारे सहयोगी दिल्ली से ही जुड़ चुके हैं। राजीव, इंतजार लगातार हो रहा था, अब जरा डिटेल आपसे ओवरऑल ले लेते हैं, महाराष्ट्र की भी, झारखंड की भी, राजस्थान की भी, क्योंकि देश की कई सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। राजीव, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव आयोग ने आज तारीखों का बिल्कुल देखिए आज चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में एक चरण में मतदान संपन्न कराया जाएगा। 20 नवंबर का तारीख का ऐलान किया गया। 20 तारीख को जो है 20 नवंबर को जो है वहां पर लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे। 23 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। वहीं अगर झारखंड की बात की जाए तो देखिए झारखंड में 13 तारीख और 20 तारीख मतलब नवंबर महीने में 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा और 23 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। उपचुनाव को लेकर के देखिए 13 नवंबर का तारीख का ऐलान किया गया है। जहां जहां उपचुनाव है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कीजिए या राजस्थान की बात कीजिए या वायनाड लोकसभा सीट की बात कीजिए जो इस समय हॉट सीट बना हुआ है, कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस समय पूरी तैयारी में जो है सभी राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। खास करके राजस्थान की बात की जाए तो देखिए राजस्थान में 7 सीट है, 7 सीटों पर उपचुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ, दमखम के साथ इस चुनाव को लड़ने की तैयारी में जुटी हुई है। रविवार को यहाँ पे कोर ग्रुप की बैठक हुई थी बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के घर पे। वहां पे जो है उम्मीदवारों के नामों का लगभग तय कर लिया गया है। हालांकि 3 नामों का पैनल सामने आया था कोर कमेटी, प्रदेश कोर कमेटी की तरफ से, लेकिन अब तारीखों का ऐलान होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। सुबह मेरी जो बात हुई थी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से, तो उन्होंने कहा कि हम लोग तैयार है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि हमारे पास सिर्फ एक ही सीट रहा है, लेकिन हम सारी की सारी सीटें जीतेंगे, इस तरह के दावा वो लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव, देखिए राजस्थान की इन 7 सीटों को लेकर आकलन इसी बात को लेकर है। देखिए कांग्रेस के वहां कुल 4 सीटों पर विधायक थे जिन्हें सांसद का टिकट दिया और सांसद वो बन गए। अब जो बाकी 2 सीटें हैं जहां पर एक तरफ हनुमान बेनीवाल थे वो भी सांसद बन गए, फिर आप देखिए राजकुमार रोत वो भी सांसद बन चुके हैं। तो कुल 6 सीटें जिन पर भाजपा का विधायक नहीं है। एक सीट पर भाजपा के विधायक थे जिनका निधन हो गया, सलुम्बर। और बीजेपी अब फोकस कर रही है, बीजेपी आला कमान फोकस कर रहा है, बैक टू बैक मीटिंग हो रही हैं और प्लानिंग के मामले में बीजेपी सबसे आगे नजर आ रही है। तो यानी बीजेपी अग्रसर है कि वो अपनी सीटों को बढ़ाना चाहती है और बहुत तत्परता के साथ जो है इस पर काम हो रहा है। बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को अपना गढ़ मानती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, रणनीतिकार हैं, पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। और सभी की सभी जो सीटें हैं, 7 जो सीटें जहाँ पे उपचुनाव होना है, इन सीटों को जीतने के लिए रणनीतिक रूप से काम कर रहे हैं और यह जीत जो है पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। यह स्थिति उत्तर प्रदेश में भी है। तो अगर राजस्थान की बात की जाए तो देखिए वहां पर जब डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को प्रभारी बनाया गया तब से लगातार वो दौरा कर रहे हैं। उनसे जो मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास तो एक ही सीट है, लेकिन बाकी जो 6 सीटें हैं हम उस पर जीतने की पूरी संभावना जता रहे हैं, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो नेता हैं प्रदेश के, वो बहुत ज्यादा उत्साहित है और उनके अंदर हमारे साथ सुनील यादव हमारे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील, 13 नवंबर को राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर वोटिंग और 23 नवंबर को रिजल्ट।
बिल्कुल नंदिनी, देखिए ये सबसे बड़ा इंतजार यही हो रहा था कि कब उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, और आज वो ऐलान हो चुका है। और उसके बाद से ही लगातार अब चर्चा यही शुरू हो गई कि टिकट बंटवारा कब तक होगा, क्योंकि महज 1 महीना शेष है जो वोटिंग में। तो कहा जा सकता है कि सबसे पहले यही डिपेंड करेंगी दोनों पार्टियां, किस उम्मीदवार को चयनित किया जाए अंतिम रूप से, जो अच्छा दावेदार हो और जनता के बीच में उसकी पकड़ हो। अगर बात करें इन 7 विधानसभा सीटों की जो लगातार जिक्र हो रहा है, 4 पर कांग्रेस, 2 पर जो क्षेत्रीय दल हैं वो थे, और 1 पर महज जो भाजपा यहां पर काबिज थी। लेकिन अगर यहां इन 7 सीटों की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थिति ज्यादा मजबूत नजर आ रही है बजाय बीजेपी की, क्योंकि सबसे पहली बात कि इन चारों सीटों से जो कांग्रेस के विधायक बने, और उसके बाद में जब उनको सांसद का टिकट दिया गया तो इसी जगह से वो सांसद भी बने, यानी कांग्रेस का वर्चस्व वहां पर है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की कोशिश ये रहेगी किस तरह से जो सदन में उनका जो संख्या बल है उसको बढ़ाया जाए, साथ ही साथ जो लोकसभा चुनाव में पार्टी को जो नुकसान हुआ था उसका आकलन संभवतः जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने भी किया होगा। तो केंद्रीय नेतृत्व के सामने संगठन की मजबूती और जो सरकार है उसके कामकाज को भी दिखाने की यहां पर चुनौती है भाजपा के सामने। तो कहीं ना कहीं कोशिश भाजपा की भी यही रहेगी कि किस तरह से जो रणनीति बनाई जाए, किस तरह से जो उम्मीदवारों का चयन किया जाए, इसकी प्रक्रिया लगातार चल रही है, क्योंकि बीजेपी पूरा जो धरातल पर इस पर काम कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी कुछ ऐसा ही कर रही है। अभी कुछ दिन पहले जो कांग्रेस की नेशनल सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत जयपुर आई, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा से मुलाकात हुई, उसके बाद एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी जो सोशल मीडिया टीम है राजस्थान कांग्रेस की उसके साथ। तो जो कांग्रेस कहीं पिछड़ती है सोशल मीडिया जो कंटेंट में, तो सबसे पहले जो हरावल दस्ता है सोशल मीडिया का उसको यहां पर तैयार किया गया है कांग्रेस के द्वारा। और दूसरी तरफ अब जब जो टिकट की बात आएगी तो उससे पहले एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, सर्वे होता है, और जो ग्राउंड में किस तरह का माहौल है वो देखा जाता है। उसके लिए प्रभारी और सह प्रभारियों को जिम्मेदारी मिल चुकी है, आज ही वो जिम्मेदारी मिली है सह प्रभारियों को, और वो लगातार दौरा करेंगे और जो परफेक्ट कैंडिडेट है उसको कहीं ना कहीं सामने लेकर आएंगे। तो देखना यही होगा किस तरह से जो माहौल बनता है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सुनील एक और बात जो कांग्रेस पार्टी के लिए एक मंथन का विषय है, मैं हरियाणा विधानसभा चुनाव का जिक्र करना चाहूंगी। जनता का मूड भांप नहीं पाया कोई भी हरियाणा के अंदर। तो राजस्थान में बेशक कांग्रेस के पास इन 7 सीटों में से ज्यादा सीटें रही हों, लेकिन अब कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है कि आखिर राजस्थान की जनता का मूड क्या होगा, क्योंकि जैसे आप हरियाणा की जनता का मूड नहीं भांप सकते वैसे राजस्थान का मूड भी नहीं भांप सकते। तो इन 7 उपचुनाव में क्या होगा, इन 7 सीटों पर उपचुनाव में वाकई कहना मुश्किल है। बिल्कुल, देखिए जो हरियाणा का जिक्र सबसे अच्छा और बड़ा एग्जाम्पल बार बार हरियाणा का होता है, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस तमाम सर्वे और कांग्रेस पार्टी खुद इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि बीजेपी के नेता कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे उस कॉन्फिडेंस के लिहाज से। जब परिणाम आए, बेहद चौंकाने वाले परिणाम थे। उन जो कांग्रेस की हार है उसका जब आकलन किया गया तो सबसे जो ज्यादा निकलकर सामने जो बात आई है वो ये है कि जो जीत को लेकर अति उत्साह यानी और कॉन्फिडेंस वहां पर कांग्रेस में देखा गया, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन नंदिनी, इससे इतर भी बात है कि सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस ही नहीं, जहां पर जो पार्टी डैमेज थी, डैमेज कंट्रोल करने में नाकाम रही है। जीत से अति उत्साह ऐसा था कि जो क्षेत्रीय दल हैं या फिर जो बागी कैंडिडेट हैं उनको मनाने की बिल्कुल कोशिश नहीं हुई। तो ये पॉजिटिव पक्ष भी है एक प्रकार से कांग्रेस के लिए कि किस तरह से जो वहां पर डैमेज कंट्रोल नहीं करने की वजह से हार झेलनी पड़ी। तो जी, अब इन सुनील किशन सेन जुड़ चुके हैं। जरा देखिए, मैं एक एक जो तमाम 7 उपचुनाव की सीटें हैं मैं उनका गणित भी समझना चाहूंगी, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि अब 13 नवंबर बहुत ज्यादा दूर नहीं है और सभी की नजरें हैं। किशन सेन जुड़ चुके हैं बांसवाड़ा से। किशन, आप मुझे बताइए, जो सीट राजकुमार रोध की है 84, उस सीट का गणित किस तरह का रहा है? क्या जो बीएपी का वर्चस्व है वो वहां पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आता है? बताइए। बिल्कुल आपने सही कहा है कि जो डूंगरपुर की जो सीट है 84 विधानसभा सीट है उसके ऊपर में पहले राजकुमार रोध पहले विधायक रहे थे, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव लड़े इसके बाद केंद्र में वो सीट पूरी तरह खाली हो गई थी और उस सीट के ऊपर में अब उपचुनाव होना है। तो ऐसी स्थिति के अंदर में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से 5 उम्मीदवारों की तरफ दावेदारी पेश की गई है, तो बीएपी की तरफ से भी 3 उम्मीदवारों की तरफ दावेदारी की गई है।
बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी कि इस बार हैट्रिक लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और बीजेपी के लिए ये बड़ी चुनौती होगी कि बीजेपी का जो गढ़ है उसको क्या इस बार ढहा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इससे कहा जा सकता है कि जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है उसके बाद के अंदर में कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो या फिर बीएपी हो, तीनों ही पार्टी अब है वो तैयारियों के अंदर में जुट गई है। रही बात उम्मीदवारों की है तो उम्मीदवारों का भारतीय जनता पार्टी अपना पैनल बना चुकी है, बीएपी की तरफ पैनल बना चुकी है। कांग्रेस का अब ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस क्या पहले की तरह इंडिया एलायंस के साथ के अंदर में जिस प्रकार का गठबंधन किया था, क्या एक बार फिर से वह गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे या अपना उम्मीदवार उतारेंगे, ये देखने वाली बात होगी। सीधी सीधी गिनत यही है कि कहीं ना कहीं जो 84 के अंदर में उपचुनाव गए उसके अंदर में सीधा जो आंकड़ा है वो बीएपी के प्रत्याशी पे ऊपर टिका हुआ है, क्योंकि बीएपी के अंदर में 3 प्रत्याशी मैदान के अंदर में है। अब एक राजकुमार रोत की तरफ से है, दूसरी तरफ संगठन की तरफ है और तीसरी तरफ समाज की तरफ से है। ऐसे के अंदर में यहाँ पे कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी या डेमोक्रेसी जैसा मामला यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर बीएपी के अंदर में अगर उम्मीदवारों के अंदर में टिकट को लेकर अगर कहीं मतभेद की स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति के अंदर में बीएपी के लिए कहीं ना कहीं ये उपचुनाव घातक हो सकता है। जी किशन, आपने बताया कि बीएपी के अंदर, क्योंकि इस सीट पर बीएपी काफ़ी स्ट्रांग रही है, 84 सीट का हम जिक्र कर रहे हैं, और अभी फिलहाल बीएपी में जो सीट में किसे कैंडिडेट खड़ा करना है 84 सीट पर, इसे लेकर एक तरीके से एक डिस्प्यूट भी छोटा मोटा हो सकता है, तो इसका खामियाजा बीएपी को भुगतना पड़ सकता है। तो क्या इसका लाभ बीजेपी को मिल सकता है? बीजेपी की तरफ से वहां पर कौन प्रबल दावेदार नजर आ रहा है, किसे टिकट मिल सकता है 84 सीट से, और कांग्रेस की क्या पोजीशन नजर आ रही है वहां पर, क्योंकि कांग्रेस और बीएपी के साथ मिलकर लड़ेंगे? देखिए, कांग्रेस की तरफ से ये साफ नहीं हो पाया है कि वह अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर गठबंधन करेंगे, ये फिलहाल इस पे साफ नहीं हो पाई है। अगर बीजेपी की आपको उम्मीदवारों की बात करते हैं तो मैं आपको बीजेपी का पूरा पैनल बताता हूं कौन कौन इस लोक के अंदर में। देखिए, 84 विधानसभा के अंदर में सबसे पहला नंबर सुशील कटारा का है, दूसरा महेंद्रजीत सिंह मालविया पर भी दाव खेल सका जा सकते हैं, तीसरा महेंद्र सिंह बरजोड़ है, चौथा नानूराम परमार है और पांचवा मणिलाल है और छठा कारीलाल है। कारीलाल को इसलिए इसके अंदर में नाम चुना जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के अंदर में अपनी एक पकड़ रखते हैं, और ऐसे के अंदर में बीजेपी कारीलाल और मणिलाल के ऊपर में भी दाव खेल सकती है। फिलहाल सच बेदरक ने जो इसकी पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि ये बीजेपी का अपना मसला है कब वो इसके उम्मीदवारों को टिकट जारी करेंगे। बीजेपी की तरफ से अगर बात करते हैं तो बीजेपी की तरफ से भी है, सबसे ज्यादा टॉप लिस्ट के अंदर में नाम कहे तो पोपटलाल है, जो पोपटलाल राजकुमार रोत के खास घनिष्ठ माने जाते हैं। दूसरी तरफ की अगर बात करते हैं तो ये भी चर्चा सामने आ रही कि राजकुमार रोत अपनी पत्नी को भी है वो उपचुनाव लड़ा सकते हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले है जो बीएपी के जो कांतिलाल रोत है, उन्होंने कई प्रकार के जो संदेश दिए थे कि जिन्होंने जिस पार्टी को हमने खड़ा किया था उस पार्टी के लोग आजकल अलग चल रहे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं संदेश है कि उसे भी टिकट दिया जाए। अब देखना यही है कि बीएपी की तरफ से इस पे क्या फैसला लिया जाएगा, किसको टिकट दिया जाएगा। फिलहाल जो नाम है वो 3 लोगों का नाम है, जिसमें सबसे ज्यादा पोपटलाल सबसे आगे है। जी किशन, आप बने रहिए हमारे साथ। सुनील जुड़ चुके हैं। सुनील, देखिए, हो सकता है भाजपा के लिए जो टिकट वितरण की पॉलिसी हो इन उपचुनाव में, क्योंकि भाजपा के कैंडिडेट कुल 6 की 6 सीटें, 7 में से 6 सीटों पर हारे थे, तो अब बीजेपी के लिए ये एक बड़ा विषय रहेगा कि जो प्रत्याशी हैं उन्हें रिपीट किया जाएगा या फिर किसी नए चेहरे को मौका बीजेपी दे सकती है। वहीं बात करें अगर मैं अलग अलग सीटों का आपसे गणित समझना चाहूंगी। सबसे पहले दौसा का जिक्र कर लेते हैं। पूर्वी राजस्थान में दौसा सीट पर कांग्रेस अभी फिलहाल स्ट्रांग थी और कांग्रेस के विधायक यहां से सांसद बन गए और ये सीट खाली हो गई, लेकिन अब सीएम भजनलाल शर्मा के कामकाजों का जो है एक तोहफा पूर्वी राजस्थान में, क्योंकि लगातार सीएम काफी काम कर रहे हैं, तो उसका एक तरीके से रिटर्न गिफ्ट बीजेपी को मिल सकता है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल नंदिनी, देखिए, जो दौसा सीट का अगर जिक्र करें तो ये मीणा बाहुल्य सीट मानी जाती है, और दूसरा यहाँ पर कांग्रेस का वर्चस्व है वो भी रहा है, क्योंकि पहले विधानसभा चुनाव जीतना मुरारी लाल मीणा का, उसके बाद में लोकसभा चुनाव जीतना, कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो मजबूत होने का यहाँ पर एक उदाहरण हम सबके सामने है। लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया, सबसे पहले सरकार के कामकाज की कई तरह की योजनाओं का जिक्र किया, साथ ही साथ ERCP का जो फायदा है बीजेपी यहाँ पर लेने की कोशिश करेगी, जो कहीं ना कहीं जो
लोकसभा चुनाव में नहीं मिल पाया था, हो सकता है उस टाइम जो प्रचार है वो सही से नहीं पहुंच पाया था, लोगों को समझ में नहीं आई होगी। तो जो बीजेपी की रणनीति यही है कि सबसे पहले काम काज के आधार पर, योजनाओं के लाभ के आधार पर दौसा की जनता है उसका मूड जो है उसको बदला जाए, बीजेपी अपने पक्ष में करे। साथ ही साथ सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वहां पर जो नेता है, जो लोकल लीडर हैं, उनका बहुत ज्यादा योगदान उसमें होता है। किसी तरह की गुटबाजी अगर हुई किसी भी पार्टी में, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अगर गुटबाजी सामने आई, जग जाहिर हुई, तो उस पार्टी को नुकसान यहां पर झेलना पड़ेगा। किरोड़ी लाल मीणा कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, उनका वर्चस्व दौसा में ऐसा है उसको बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता, और कहीं ना कहीं जीत और हार की गणित में उनका अहम रोल रहता है। पिछले कुछ दिनों से किरोड़ी लाल मीणा पहले अपनी बगावती तेवर भी दिखाए थे, लेकिन अब जिस तरह से सरकार के साथ तालमेल बिठाकर अगर वो चल रहे हैं तो ये बीजेपी के शुभ संकेत हैं आने वाले जो विधानसभा उपचुनाव है उसमें। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी संगठित होकर ये चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मुरारी लाल मीणा का प्रभाव है ही, पायलट खेमे के मुरारी लाल मीणा माने जाते हैं। तो गुजर मीणा बाहुल्य सीट जो है नंदिनी, मैं ये जिक्र कर रहा हूं क्योंकि वहां पर इन्हीं वोटर्स का वर्चस्व है, यही हार और जीत तय करते हैं। तो अगर संगठित होकर ये चुनाव लड़ा गया, किसी तरह का दूसरे खेमे का कोई बगावती तेवर नहीं देखने को मिले प्रत्याशी के रूप में, तो कांग्रेस ज्यादा 19-20 की बात करें तो कांग्रेस 20 नजर आ रही है दौसा विधानसभा सीट पर। ये तो देख, अब बड़ी बात यह है कि प्रत्याशी कौन होता है, क्या वही प्रत्याशी होते हैं जिन पर आम सहमति बनती है, जिन नेताओं पर जो बाकी जो उम्मीदवार में अपना जो अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं उन दावेदारों को आपत्ति नहीं होती है। तो ऐसा परफेक्ट कैंडिडेट चुनना सबसे बड़ी चुनौती है। अगर ऐसा कैंडिडेट चुन लिया जाता है तो मुकाबला जो है दोनों ही पार्टियों में कांटे का होगा, लेकिन यह तय है कि यहां पर बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर रहेगी, किसी और पार्टी या निर्दलीय का दाव बहुत ज्यादा यहां पर चलने वाला नहीं है। जी बिल्कुल सुनील, दौसा सीट के बारे में बहुत डिटेल में आपने समझाया, और वाकई चूंकि ये जो सीट है दौसा सीट, मैं अभी इसी के बारे में पढ़ रही हूँ। 2013 में शंकरलाल शर्मा यहाँ जीते थे, फिर 2018 में मुरारी लाल मीणा जीते, 2023 में एक बार फिर मुरारी लाल मीणा जीते, और मुरारी लाल मीणा का आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वर्चस्व देखिए कि पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ते हैं और तब भी वही जीतते हैं। तो क्या बीजेपी यहाँ से शंकरलाल शर्मा जी को मौका देगी या फिर किसी अन्य चेहरे पर दांव चलेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा सुनील, और भी कई सीटें जिस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं, लेकिन एक बार फिर से हम दर्शकों को जानकारी दे दें कि आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ साथ राजस्थान के उपचुनावों का भी ऐलान हो चुका है, और 13 नवंबर और 20 नवंबर को झारखंड में 2 फेजेस में मतदान होगा। वहीं महाराष्ट्र में जो है 20 नवंबर को 1 फेज वोटिंग होगी और 23 नवंबर को सभी जगह पर रिजल्ट आ जाएंगे। राजस्थान में उपचुनाव 13 नवंबर को होंगे। 7 सीटों पर राजस्थान में उपचुनाव होने हैं। खीवसर, 84, सलुम्बर, झुंझुनू, देवली, उनियारा, दौसा और रामगढ़। लगातार हमें किशन बांसवाड़ा को लेकर जानकारी दे रहे हैं, 84 सीट को लेकर जानकारी दे रहे हैं। किशन, आपसे जातिगत समीकरण 84 सीट का, सलुम्बर सीट का, इन सभी सीटों का समझना चाहेंगे। एक एक करके आप जरूर बताइए कि जब बीजेपी, कांग्रेस या बीएपी कोई भी अपना कैंडिडेट इन सीटों पर उतारेंगे तो किस तरह का समीकरण रहेगा। किशन, आपने देखा होगा कि दूध का जला हुआ छाछ से कहीं ना कहीं डरता है। ये कुहावत मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने देखा होगा कि 84 केंद्र में लगातार राजकुमार रोत है, वो करीब 50,000 से ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं। ऐसे केंद्र में बीजेपी ऐसे जो दावेदार है उन दावेदारों पे यहां पर कहीं ना कहीं दाव नहीं खेलेगी, जिनसे कहीं ना कहीं बीजेपी पहले ही लग चुका है कि वो पहले हार चुके हैं। ऐसे केंद्र में बीजेपी जरूर कहीं ना कहीं अपना नया मॉडल जरूर चलाएगी। और फिलहाल राजकुमार रोत लगातार है, वो आदिवासी समाज के अंदर में एक अपना हीरो बन चुके हैं कहा जा सकता है। तो युद्ध कहीं ना कहीं सीधा सीधा डाइवर्ट है वो राजकुमार रोत की ओर तरफ है। लेकिन अगर अदर की बात करते हैं, जैसे बुजुर्ग है, महिला है, तो इनकी जो है वो सरकार की योजनाओं पे से कहीं ना कहीं प्रभावित है। तो देखा जा सकता है कि ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है 84, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे देखा जा सकता है कि आदिवासी यहाँ पर जो उम्मीदवार होते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर जो जातीय वाला तो मैटर तो नहीं बैठेगा, लेकिन ये बात तय है कि कहीं ना कहीं जो
आरक्षण जैसी मांगे हैं या फिर युद्ध कहीं ना कहीं जो रोजगार को लेकर लगातार दर दर भटक रहा है, तो ये जो मांगे हैं कहीं ना कहीं साफ तौर पर है वो बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकती है। फिलहाल यही का देखा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरा मामला 84 का है वो टिकट पे रुका हुआ है। आपने देखा होगा कि सोलंपुर सीट की अगर बात करते हैं तो सोलंपुर सीट के अंदर में भी वहां पर बीजेपी के जो मदन राठौड़ है वो वहां पर आए थे, तो उस दौरान वहां पे कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से जो 20 लोगों ने दावेदारी पेश की, तो कहीं ना कहीं अपने आप के अंदर में यह संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर में जो गुटबाजी का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है। पहले यहां पर बीजेपी का गढ़ रहा है सुलुम्बर, लेकिन अब इस चुनाव के अंदर में आपने देखा होगा कि हाल ही के अंदर में विधायक ने कुछ छोटी मोटी बातों को लेकर वहां पर धरना किया। धरना तो एक बहाना था, असल के अंदर में उपचुनाव के अंदर में निशाना साधना। तो कहीं ना कहीं बीजेपी है वो लगातार जो आदिवासी वोटों को बटोरने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर में लगी हो। तो कहीं ना कहीं उदयपुर जो संभाग जिसे कहा जा सकता है उदयपुर डिवीजन है उसके अंदर में फिलहाल जो भारतीय आदिवासी पार्टी है उसको कहीं ना कहीं जो युद्ध का काफी यहाँ पर साथ मिल रहा है। अब देखना यही है कि इस चुनाव के अंदर में क्या जो सरकार की योजना है उसका भारतीय जनता पार्टी 84 सीट नहीं, सलुम्बर सीट पर भी बीएपी की नजर है। और सबसे बड़ी बात कि अगर कांग्रेस और बीएपी, हालांकि पहले ही राजकुमार रोहत ये क्लियर कर चुके हैं कि सभी सीटों पर बीएपी अपना प्रत्याशी उतार सकती है और कांग्रेस के साथ मिलकर नहीं लड़ेगी, लेकिन अभी फिलहाल ऑफिशियल क्या रहता है, क्या कांग्रेस और बीएपी साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, क्या कांग्रेस 84 सीट बीएपी के लिए छोड़ती है, क्या होगा देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए खीवसर 84 और सलुम्बर, झुंझुनू, देवली उनियारा, दौसा और रामगढ़ इन सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने। सुनील से जरा झुंझुनू सीट को लेकर राजनीतिक समीकरण और राजनीतिक गणित समझ लेते हैं। ब्रजेंद्र ओला का गढ़ झुंझुनू लगातार यहां से चुनाव जीते, सांसदी का चुनाव भी जीते, तो अब किस तरह का समीकरण यहाँ रह सकता है सुनील? ब्रजेंद्र ओला का गढ़ से ज्यादा इसको कहा जा सकता है ओला परिवार का यहाँ पर ये गढ़ रहा है। झुंझुनू जो विधानसभा सीट है और विधानसभा ही नहीं पूरा लोकसभा क्षेत्र है, ये जो ओला परिवार इसमें अच्छा खासा वर्चस्व रहा है। और चौथी बार 2023 के विधानसभा चुनाव में ब्रजेंद्र ओला यहाँ से विधानसभा पहुंचे थे और उसके बाद में जब लोकसभा में कांग्रेस ने ब्रजेंद्र ओला पर दांव खेला और वो लोकसभा तक भी पहुंचे। उस सीट पर उपचुनाव होने हैं और उसको लेकर अगर अब सियासी समीकरण की बात करें तो काफी जो उसमें बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है, लेकिन बिना ओला परिवार के कांग्रेस की नैया पार होना बेहद मुश्किल है। दूसरी तरफ कांग्रेस की कोशिश, माफ कीजिएगा, बीजेपी की जो कोशिश है वो ये है कि किस तरह से लगातार 4 बार अगर कांग्रेस जीत रही है तो किस रणनीति पे बीजेपी को काम किया जाए, ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है। और अभी तक झुंझुनू को लेकर बीजेपी की जो पिक्चर है वो बहुत ज्यादा क्लियर भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा जो वोट है वो जाट वोटर्स हैं और दूसरे नंबर पर अल्पसंख्यक वोटर्स है, मुस्लिम मतदाता, वो करीब 55,000 के आसपास वहां पर है और 60,000 जाट मतदाता है। दूसरी तरफ जो झुंझुनू बेल्ट है उसको सैनिक के तौर पर, क्योंकि सैनिक बाहुल्य वो इलाका है। और नंदिनी देखिए पिछले दिनों में जिस तरह से जो अग्निवीर जैसी योजनाओं को लेकर जो शेखावाटी में जो एक आक्रोश देखा गया था उसका असर लोकसभा चुनाव में हमने देखा था। अगर उसी तरह का ट्रेंड रहा तो ये बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो सकता है इस उपचुनाव में। लेकिन अगर बीजेपी इस ट्रेंड को बदलती है, युवाओं का विश्वास जीतने की कोशिश करती है, या फिर जो योजनाएं हैं, जो नौकरी है, और कल ही जिस तरह से जो प्रधानमंत्री की इंटर्नशिप स्कीम है उस स्कीम का भी जोर शोर से जिक्र किया जा रहा है, तो इस तरह से युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे, सैनिकों से जुड़े हुए मुद्दे और जो समाज से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर जो पार्टी जाएगी, अगर बीजेपी इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी तो बीजेपी इस बार जो कांग्रेस को मात दे सकती है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बार ब्रजेंद्र ओला जब सांसद बन गए तो कांग्रेस की कोशिश और ओला परिवार की कोशिश यह है कि जो टिकट है वो ओला परिवार में ही किसी को दिया जाए, यानी ओला फैमिली में से। लेकिन दूसरी तरफ जो मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है, तो मुस्लिम जो प्रत्याशी हैं, जो मुस्लिम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो भी दावेदारी कर रहे हैं और प्रबल दावेदारी कर रहे हैं, जिसमें एक जो नाम आ रहा है एमडी चौबदार एक नाम है, वो काफी जोर शोर से उसका जिक्र किया जा रहा है। अगर बगावत देखने को मिलती है, अगर जो मुस्लिम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो अगर टिकट की दावेदारी करते हैं और टिकट नहीं मिलता है, उसके बाद में मुस्लिम समाज में अगर कांग्रेस के प्रति नाराजगी होती है तो इसका सीधा सीधा असर है वो कांग्रेस के वोटर्स पर पड़ेगा, कांग्रेस की सीट पर पड़ेगा और इसका पूरा फायदा जो है वो बीजेपी को जाएगा। अभी के समीकरणों की बात करें तो कांग्रेस ज्यादा मजबूत है झुंझुनू में, लेकिन अगर बगावत होती है कांग्रेस में हिंदू वर्सेस अदर, यानी अगर मुस्लिम को टिकट नहीं दिया जाता है और मुस्लिम बगावत पर उतर जाते हैं
तो वो मुस्लिम वोटर्स हैं ठीक वो है। उदासीन हो जाएंगे। ठीक है, अब सुनील, ये देखने वाली बात होगी कि इतने लंबे वक्त से जिन ब्रिजेंद्र ओला ने कांग्रेस की नैया को यहाँ पार करवाया है, तो अब जब वो सांसद बन चुके हैं तो झुंझुनू में अब कांग्रेस की नैया पार कैसे होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे सहयोगी विष्णु आशीर्वाद जुड़ चुके हैं, दौसा का समीकरण हमें बता रहे लगातार। देखिए 7 सीटें हैं राजस्थान की और अब चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है क्योंकि 13 नवंबर को राजस्थान उपचुनाव में मतदान होने वाला है और उसके बाद एक एक करके एक एक सीट का जो समीकरण, अब इस पर सभी की नजर बनी हुई है। विष्णु, दौसा सीट अब तो मुरारी लाल मीणा जी का गढ़ बन चुकी थी ये सीट, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी किस पर चल सकती है दांव और बीजेपी किस पर जता सकती है भरोसा? विष्णु, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो बताइए, 13 नवंबर को होना है मतदान और दौसा का राजनीतिक समीकरण समझाइए दर्शकों को। आपको बताना चाहता हूं कि दौसा जो उपचुनाव है अब 13 नवंबर को होने जा रहे हैं। इसको लेकर दोनों कांग्रेस और भाजपा पहले से ही इस पूरी तैयारी कर चुकी थी और प्रशासन भी पहले से ही इस चुनाव को लेकर तैयारी में मशगूल था। और प्रशासन की बात करें तो पहले से ही जो पोलिंग पार्टियां हैं उनके लिए और जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो पोलिंग पार्टी में जाएंगे, जो कर्मचारी इसमें लगेंगे, उनके प्रशिक्षण शुरू से पहले से चालू कर दिए गए हैं। और भाजपा की बात करें तो भाजपा के द्वारा पहले से ही बड़े नेताओं के, मंत्रियों के यहाँ दौरे हो चुके हैं और सदस्यता अभियान को लेकर पहले से ही भाजपा है जो पूरी तैयारी कर चुकी है। और अब दौसा उपचुनाव को लेकर अब भाजपा पूरी ताकत झोंक दी है क्योंकि वह ये चुनाव लगातार 2 चुनाव पहले हार चुकी है और अब ये तीसरा चुनाव है जिसे हर तरीके से भाजपा जीतना चाहती है। तो वही कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ दौसा उपचुनाव में भाग ले रही है और उनने भी पूरे जो उनके जो पदाधिकारी हैं कांग्रेस के लगातार दौसा उपचुनाव को लेकर सक्रिय है और लगातार किसी भी तरीके से वो अपनी इस प्रतिष्ठा को खोना नहीं चाहती है क्योंकि दौसा में जो SC ST और जनरल के जो महत्वपूर्ण मतदाता है, जो निर्णायक है, इसमें यहाँ भाजपा जनरल के वोटों को अपने पक्ष में मान रही है तो वहीं कांग्रेस SC ST और OBC को मिलकर वापस उपचुनाव में जीत का परचम लहराने की कवायद शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि जो ST मतदाता है यहाँ पर बड़ी संख्या में है, उसके बाद में ST के मतदाता आते हैं, उसके बाद में फिर जनरल के जो मतदाता हैं बड़ी संख्या में यहाँ है। जी बिल्कुल, और देखिए किसी भी सीट पर जनता का क्या मूड है, बार बार हम ये बात इसलिए कह रहे हैं, नहीं भापा जा सकता। एक बार फिर से चलते हैं किशन के पास। किशन, बात लगातार आपसे 84 सलूम्बर सीट की हमने की, लेकिन ओवरऑल अगर 7 सीटों की बात करें तो भले ही पार्लियामेंट के इलेक्शन में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और भाजपा को जनता ने पूरे कंपटीशन के साथ जीत और हार दर्ज करवाई, यानी यहाँ पर 50-50% चांसेस दोनों ही पार्टियों के रहे, लेकिन इन 7 सीटों का जो विधानसभा उपचुनाव होगा उससे पता चलेगा कि जो 10 महीने का भजनलाल सरकार का कामकाज रहा, जनता उससे खुश है या फिर नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा है कि देखिए राजस्थान के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र के अंदर में भी है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लगातार दोनों डबल इंजन की सरकार है, वो आम जनता के बीच के अंदर में जा रही है और केंद्र की योजना हो या फिर राज्य की योजना हो, आम जनता तक पहुंचा रही है। लक्ष्य यही है कि जो उपचुनाव होने वाले हैं उनके अंदर में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इन सीटों पर अपना कब्जा करना चाहती है और कहीं ना कहीं अब जनता का भी इस बात पे झुकाव रहा क्योंकि जो फिलहाल से अगर कहें तो अगर अन्य पार्टी को अगर जनता वोट देती है तो कोई जनता भी इस बात को समझने लग गई है अब कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में है और केंद्र के अंदर में है तो ऐसे केंद्र में कहीं ना कहीं सरकार के साथ जुड़ना होगा और अपने एरिया का विकास करना होगा। तो इस बात को कहीं ना कहीं है इस उपचुनाव के अंदर में साफ तौर पर असर भी देखने मिलेगा और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इसका फायदा भी होगा क्योंकि केंद्र के नेता हो या फिर राज्य के नेता हो, तमाम जो नेता है जहां पर उपचुनाव होने हैं वहां पर लगातार जा रहे हैं और वहां का फीडबैक ले रहे हैं, अपने आलाकमान को दे रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि जो 84 और सुलुम्बर की अगर बात करते हैं तो 84 के अंदर में राजकुमार रोत का गढ़ रहा है और सुलुम्बर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। दोनों सीटों की अगर बात करते हैं तो फिलहाल इस बार कंपटीशन होगी कि कंपटीशन इस बात की भी होगी क्योंकि सुलुम्बर के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को संवेदना के वोट मिल सकते हैं और अगर 84 की अगर बात करते हैं तो 84 के अंदर में कहीं ना कहीं गुटबाजी का जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को
मिल सकता है, इसे आसार इसमें साफ तौर पे दिख रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो आंकड़ा है वो कहीं अगर कहें तो टिकट वितरण के ऊपर के पूरा सारा खेल है वो रुका हुआ है। जी बिल्कुल सुनील, आपसे चर्चा लगातार एक एक सीट को लेकर कर रहे हैं। अब खीवसर सीट का जिक्र करते हैं। हनुमान बेनीवाल कोई भी चुनाव लड़ें इस क्षेत्र में वो जीतते हैं, लेकिन अब सांसद बन चुके हैं तो विधानसभा चुनाव तो नहीं लड़ेंगे। तो अब यहाँ पर किसका पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए जो 7 सीट हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं, तो मेरा मानना है कि खींवसर सीट है सबसे हॉट सीट जो इन 7 सीटों में से है, क्योंकि यहां पर 2 कद्दावर नेताओं की जो साख है वो दांव पर है, और साथ ही साथ दोनों जो पार्टी है बीजेपी और कांग्रेस, इनकी भी लगातार नजर है, क्योंकि इनके भी वर्चस्व की लड़ाई है। खींवसर की जो सीट है ये अगर पारंपरिक तौर पर माने तो हनुमान बेनीवाल की सीट है। बीजेपी के नेता हुआ करते थे हनुमान बेनीवाल, अपनी पार्टी बनाई आरएलपी, और उसके बाद वहां से जो लगातार विजय उनको मिल रही थी, पिछली बार भी पहले विधायक बने फिर सांसद बने, और ठीक ऐसा ही इस बार हुआ, खुद विधायक बने पहले और उसके बाद नागौर से सांसद बने। यानी अपना जो वर्चस्व है लगातार बरकरार रहा है। हालांकि 2018 की तुलना में 2023 के विधानसभा चुनाव में आरएलपी पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा है। वैसे खीवसर सीट का जिक्र करें तो बीजेपी क्या एक बार फिर से मिर्जा परिवार की ओर टकटकी लगाए देख रही है? ये भी एक बहुत दिलचस्प सवाल है। बहरहाल आप सभी जुड़े और अलग अलग सीटों का समीकरण आप सभी ने समझाया, हमारे सहयोगी ने, बहुत बहुत शुक्रिया।